बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफियान और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री का। हमारा ये क्रैश कोर्स चल रहा है। आज ये हमारा 14 लेक्चर है, 14 क्लास है, यानी कि हमारा 14th डे है फॉर क्लास का। और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक को स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से हमने इसको 4 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया था। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1 में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक टर्म्स, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल और एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी। पार्ट 2 में हम इसकी रिक्वायरमेंट्स और इसकी टर्म बेस्ड वर्किंग जो स्कीमेटिक डायग्राम के हवाले से थी वो हमने इसको देखा था। पार्ट 3 में मैंने आपको कहा था कि हम कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रा को देखेंगे। और पार्ट 4 में हम कंपैरिजन अमंग द डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, उसमें हम कंपैरिजन देखेंगे। तो कंपैरिजन के हवाले से हमने ये जो आज की क्लास है वो कंपैरिजन पर है, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक की कंपैरिजन। जो थर्ड पार्ट है जिसमें हम कैलकुलेशन स्पेक्ट्रा करने वाले हैं, इसको फिलहाल मैंने स्किप कर दिया है। स्किप मैंने इसलिए किया है, जैसा कि रिसेंटली आपको मालूम है कि पीपीएससी ने लेक्चररशिप की सीट जो है वो अनाउंस कर दी है और उसकी लास्ट डेट 22 है। और उसके बाद आपको कुछ टाइम दिया जाएगा प्रिपरेशन के लिए, आपको तैयारी करने के लिए, या वो पीपीएससी अपनी प्रिपरेशन करता है कि क्लासेस कैसे कंडक्ट करनी है, टीचर्स अरेंज करता है सीट्स के हवाले से, और देखते हैं कितने अप्लाई किए हुए हैं उनकी वो अरेंजमेंट करता है, उनके रोल नंबर, ये वो सारी चीज़ें वो अपनी उसका जितना टाइम लगता है उसके ऊपर, उस हिसाब से टेस्ट डेट जो है वो अनाउंस हो जाती है। अब एक्सपेक्टेड ये है कि टेस्ट डेट जो है वो जल्द अनाउंस हो जाएगी। तो उस हवाले से हमारा जो कोर्स चल रहा है, हमने अल्लाह का शुक्र है हमने टाइमली ये स्टार्ट कर दिया था कोर्स। तो लेकिन फिर भी मुझसे भी थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने 1 जुलाई का मैंने कहा था पहले कि मैं 1 जुलाई से आगाज़ करूँगा, लेकिन उसके बाद मैंने फिर 15 दिन की मैंने एक्सटेंड कर दी थी डेट। तो हम 1 जुलाई से भी स्टार्ट करते तो शायद हमारा और भी ज़्यादा दिन हम इसको कवर कर चुके होते। लेकिन हमें चूंकि 15 जुलाई से कर चुके हैं, फिर भी हमने कुछ ना कुछ इसको डिस्कस कर चुके हैं चीज़ों को, अपना एक प्रॉपरली एक रूट पर हम चल रहे हैं। और उस रूट से इंशाल्लाह हम जल्द ही अपने मकाम पर जो है ना वो पहुंच जाएंगे। हमारा स्केड्यूल है, हमने स्केड्यूल में आपको बताया था कि मैं आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर या मैं लाइव क्लास होगी हमारी, लाइव क्लास के बाद आपको रिकॉर्डिंग क्लास की दे दी जाएगी। और उसके बाद ये जो हमारा स्लाइड्स हैं इसी में आपके नोट्स हैं, यही आपकी बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक चीज़ें होंगी, इसमें मैं कोशिश करूँगा रख दूँ। और ये स्लाइड्स और ये शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिर हमने इसके लिए एक एवल्यूएशन भी रखी थी कि हम जो 3 डेज में हम क्लास लेंगे, लेक्चर्स की हमारी क्लास होगी जिन टॉपिक के ऊपर, उसको हम प्रैक्टिकली हम डिस्कस करेंगे, यानी कि उसकी प्रैक्टिस एग्जांपल्स को लेकर, एमसीक्यूज को लेकर हम उसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, अगर इसका आंसर है तो क्यों है, बेसिक रीजन के साथ हम डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स हमारे और क्लियर हो जाते हैं। फिर हमने फ्राइडे को, सॉरी थर्सडे को हमने टेस्ट रखा था। फिर टेस्ट होता था, यही स्लाइड पर मैंने एमसीक्यूज बना के आपके सामने रखता था, आप उसको देखते थे और उसके आंसर वगैरह एक शीट पे लिखकर मुझे व्हाट्सएप करते थे अपने आंसर। फिर मैं बाद में आपको उसका सोल्यूशन, उसकी की प्रोवाइड करता था कि आप चेक कर सको कि आपके कौन से आंसर करेक्ट हैं और कौन से आंसर आपके रॉन्ग हैं। और मैं उन आंसर के सोल्यूशन भी आपको साथ देता था कि आप उनको देख सको। तो उस स्केड्यूल में, इस तरह की रूटीन में मैंने आपके सामने एक स्केड्यूल रखा था फर्स्ट डे में कि हमारा केमिस्ट्री में स्केड्यूल कौन सा होगा। मैंने उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी पे एनालिटिकल केमिस्ट्री रखी है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में मैंने फिर आपके सामने चैप्टर्स रखे हैं काफ़ी सारे के, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे, हम ये वाला चैप्टर देखेंगे, क्रोमेटोग्राफी देखेंगे, टाइट्रेशन देखेंगे, एनालिटिकल मेथड देखेंगे, वो चीज़ें। और एनालिटिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल लाइफ में आपका कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, आप कहीं पे भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में टेस्ट दे रहे हैं, या आपका पीपीएससी का है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का है, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का है, गेट सब्जेक्ट का है, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में एनालिटिकल एक हार्ट की एग्जांपल रखता है, आपके पास एक दिल की तरह है कि आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री जरूर ब जरूर आनी चाहिए, आपको इसके कॉन्सेप्ट फिंगर टिप्स पे क्लियर होने चाहिए। और एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी,
एनालिटिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिटिकल केमिस्ट्री का हार्ट है, इसका दिल है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने इसलिए फर्स्ट पे एनालिटिकल केमिस्ट्री रखी है। एक तो ये इंटरेस्टिंग होती है, प्रैक्टिकल वर्क होता है और हमें आसानी से समझ आता है और हमें बड़ा अच्छा लगता है। और केमिस्ट्री में हमारा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है, क्योंकि जो चीज जो केमिस्ट्री जो चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं अगर वो प्रैक्टिकल से ज्यादा लिंक रखती हैं तो वो जल्दी समझ भी आती हैं, उनमें इंटरेस्ट भी पैदा होता है, शौक भी पैदा होता है और हम उसको अच्छे से करने की कोशिश भी करते हैं। और हमारी मेहनत अगर उससे ज्यादा हो भी तो हम थकते नहीं हैं। तो मैंने इसीलिए इसमें सबसे पहले आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री रखी है। सेकंड जो हम करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने इसलिए रखा है, एनालिटिकल के बाद हमारा शौक बढ़ चुका होगा और ऑर्गेनिक में जब हम आएंगे तो हमारा शौक अरूज पर होगा। हम ऑर्गेनिक जो हमारे पास एक टफ सब्जेक्ट है जिससे रिलेटेड ज़्यादा एमसीक्यूज पेपर्स में आते हैं, तो हम ऑर्गेनिक पे अच्छे से फोकस कर सकेंगे अपने ब्राइट माइंड के साथ, शार्प माइंड के साथ। हम प्रेजेंस माइंड होगा हमारा, एक्टिव होंगे हम, हमें तैयारी के लिए जल्दी भी होगी और हमें शौक भी होगा और हमें लगन भी होगी कि हमने पढ़ना है, हमारा टेस्ट है, हमने फीस पे की है, हमने तैयारी करनी है, हमने टेस्ट क्लियर करना है अपना। तो ऑर्गेनिक रखी है मैंने। उसके बाद मैंने फिजिकल केमिस्ट्री इसलिए रखी है कि ये एक हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट है। ये आप इसको कह सकते हैं कि हम इमेजिनरी सब्जेक्ट हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं हम जो ख्याली हम तस्वुर करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से वाले से टफ सब्जेक्ट समझा जाता है कि ये अ, हमारे ख्याली है, इमेजिनरी चीजें हैं बहुत सारी जिसको हम इमेजिन करते हैं कि ये इस तरह से हो रहा होगा। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको कमाल ये बता दूं कि फिजिकल केमिस्ट्री आपको ज्यादा अच्छे से समझ आनी चाहिए, क्योंकि ये आपको अच्छे से समझ आएगी तो आपको फिजिकल के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री मुश्किल लगेगी। और मेरा भी फिजिकल केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहा है, तो फिजिकल केमिस्ट्री एक वक्त में मेरी बेस्ट रही है। तो इस हवाले से मैं आपके पॉइंट्स और ज़्यादा क्लियर करूँगा फिजिकल केमिस्ट्री के। इसके बाद हमने इनऑर्गेनिक रखा है। इनऑर्गेनिक ज़रा थोड़ा सा है रट्टे वाला होता है कि आपको उसको चीज़ें कुछ याद रखनी होती, कुछ कंसेप्ट होते हैं, कुछ आपको चीज़ें मेमोराइज करनी होती हैं, तो वो आपने मेमोराइज करनी होती है। उसके मैं ट्रिक्स बताऊंगा, उसके तरीके बताऊंगा आपको मेमोराइज कैसे करनी है। तो उसके बाद हमने बायोकेमिस्ट्री रखी है। ये हमारी ज़्यादातर मेडिकल से रिलेटेड होती हैं चीज़ें, हमारी खाने पीने की से रिलेटेड होती हैं, वेस्ट मटीरियल से रिलेटेड होती हैं, फूड से रिलेटेड होती हैं बायोकेमिस्ट्री। तो ये हमें ज़रा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है इस हवाले से कि हमारी फूड से रिलेटेड है, हमारी मिल्क से रिलेटेड है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है और हमारी बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनसे लिंक करती हैं कुछ चीज़ें। तो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, इनसे वो लिंक करती होती हैं चीज़ें। इसके बाद हम इन्वायरमेंटल अप्लाइड केमिस्ट्री के भी एक दो दिन हम इनको देंगे। इसकी जो बेसिक चैप्टर्स हैं उनको हम हिंट्स के तौर पे करेंगे, इनको आपको समझाऊंगा कि ये हमें कैसे प्रिपेयर करनी होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो हमारा स्केड्यूल चल रहा था उसमें मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो बेसिक टर्म क्लासिफिकेशन, ये पहला चैप्टर, पहला जो टॉप पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है और इसकी बेसिक चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की हैं, कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। ये वाले पार्ट्स आप ज़रूर देखिएगा, ये आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर कर देगा और आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक जो आइडिया है वो फंडा है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसकी 11 टाइप्स को मैंने डिस्कस किया है और 11 टाइप्स इनफ हैं आपको किसी भी पेपर और एग्जाम के हवाले को से क्वेश्चंस को कंडक्ट करने के लिए। तो उसके बाद रिक्वायरमेंट्स में आपको इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन जो है 11 टाइप्स की जरूर पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज होती है, उनका क्या फंक्शन होता है। आपको इस हवाले से एमसीक्यू किसी तरह का भी आ जाए तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। वर्किंग के हवाले से यही आपको आइडिया होना चाहिए कि ये काम कैसे कर रहा है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कोई सा भी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक कोई सी भी है, कैसे काम करती है। नंबर 3 पे स्पेक्ट्रा थे। मेरा इरादा था कि मैं आपको एक एक स्पेक्ट्रा रखूंगा और बताऊंगा कि हर स्पेक्ट्रा को हम इस तरह से स्टडी करते हैं, ये पीक्स होती हैं, ये पॉइंट्स होते हैं, इसको हमने डिस्कस करना होता है, ऐसे इंटरप्रेट करते हैं। तो जो हमारे रिसर्च के हवाले से हम थीसिस वगैरह लिखते हैं या रिसर्च पेपर लिखते हैं
तो स्पेक्ट्रा इंटरप्रिटेशन हमें नहीं आती, हमें स्पेक्ट्रा ड्रॉ नहीं करने आते, हमें उनको इंटरप्रेट नहीं करना आता, हमें ये नहीं पता होता इसमें पॉइंट कौन से डिस्कस करना। तो मेरा इरादा था कि वो डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि टाइम कम है फिलहाल ये पॉइंट मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर हमें टाइम मिला तो हम ये पार्ट जरूर करेंगे। 4 टाइप हमारे भी है स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक्स का जो कंपैरिजन है। अगर आपने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं इन सारी चीज़ों को, या तो कंपैरिजन से आपको वो पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं जो आपकी स्किप रह हो जाती हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने स्टार्ट की है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। हर हर पेपर, हर टेस्ट के हवाले से, आपका एकेडमिक पेपर है या आपका कम्पिटिटिव पेपर है या आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम है, उस हवाले से स्पेक्ट्रोस्कोपी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, मैंने अब कोशिश यही करनी है कि टेस्ट के हवाले से, तो ये कंपैरिजन मैंने आज आपको इस पे लेक्चर देना है, तो मैंने इस पे टाइम, इस ये तो हमारा आज एक छोटा सी क्लास है कंपैरिजन वाली, हमारी अभी हो जाएगी। हमारे 15-20 मिनट लगेंगे, हमारी ये क्लास आज की हो जानी है। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, आपको एक गाइड करने वाला हूँ, आपको एक वे प्रोवाइड करने वाला हूँ कि जनरल नॉलेज भी जी चले ठीक है, उसके ऊपर भी हम काम करते हैं। तो जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा आप पे फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, हमने टेस्ट सेशन स्टार्ट करना है साथ के साथ। तो उसके लिए आपने कोऑपरेट करना है, आपने मेहनत करनी है। आपको जो टॉपिक्स करवाए जाएं, पढ़ाए जाएं, आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बुक्स को कंसल्ट करें, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च करें। बुक्स जो इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स हैं वो अपने सामने रखें, एक चीज़ पढ़िए। आपने स्कीमिंग करते हुए उन चीज़ों को स्टडी करना होता है। आप हाइलाइटर पकड़ें और हाईलाइट करते जाएं चीज़ों को, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। तकरीबन एक टॉपिक को आपके 15 से 15 मिनट लगने चाहिए उसको पढ़ने के लिए। आपकी रीडिंग एबिलिटी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमने एक टेस्ट सेशन अब साथ स्टार्ट करना है। आजकल में मैं कोई आपको इसका जो है ना मुकम्मल स्केड्यूल बना के आपके सामने रखूंगा कि इस तरह से हम टेस्ट सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो क्या आप इसके लिए रेडी हैं? क्या आपको लगता है कि बाकी हमें टेस्ट सेशन स्टार्ट कर देना चाहिए साथ में? तो मैं स्केड्यूल आपके सामने रखूंगा, आपने बताना है कि हाँ जी इतने इतने टॉपिक जो हैं और किसका टेस्ट हम दे सकते हैं, ये तैयार कर सकते हैं। और ये करेंगे तो हमारा जो है ना वो मुकम्मल क्लियर हो जाएगा सिस्टम। तो इस हवाले से मैं नया स्केड्यूल आपके सामने रखूंगा। तो आपने इसके लिए अपने सजेशंस मुझे देनी है ग्रुप में, आपने मुझे बताना है कि हमें क्या करना चाहिए आगे आने वाले दिनों में, हम कैसे प्रेपरेशन करें, कैसे टेस्ट करें। मुझे भी आइडिया है, मैं भी आपके साथ अपने सजेशन डिस्कस करूंगा, आपकी भी सजेशन लूंगा, क्योंकि मुख्तलिफ दिमाग मिलते हैं तो ज़्यादा फायदा होता है। आज हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन और जो डिफरेंसेस हैं मुख्तलिफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपको मालूम है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रो दोनों में ही एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना है कि उनके मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड जो होते हैं, एटम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रेडिएशंस को, जो रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन यूवी विजिबल में और आईआर में क्या होगा कि वो यूवी विजिबल रेंज में रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और जो आईआर में होगा वो इंफ्रारेड रेडिएशन में इसको एब्जॉर्ब करेगा। जैसे सोर्स में मैंने लिखा है कि 100 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर तक इनके मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। जबकि आईआर में क्या है, 700 नैनोमीटर से लेकर यानी 780, यानी कि विजुअल से आगे चले जाओ, उस नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, 700 नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक जाते हैं। और यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो टेक्निक्स है उसमें हम क्या करते हैं, बाय मेजरिंग द एब्जॉर्ब रेडिएशन करते हैं इन अल्ट्रावायलेट विजुअल स्पेक्ट्रल रीजन में। और इसमें क्या होता है, हम एब्जॉर्ब करते हैं या इन इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं।
और जो इसका प्रिंसिपल है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेयर लैम्बर्ट लॉ का फिनोमिना आता है, जबकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेयर लैम्बर्ट लॉ का फिनोमिना नहीं आता, बल्कि ये क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप जो इसमें प्रेजेंट होते हैं उसको ज्यादा इंडिकेट करता है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिग्मा टू सिग्मा है, सिग्मा टू पाई है, सिग्मा टू पाई स्टार है, या पाई टू पाई स्टार है, और इस तरह से डिफरेंट किस्म की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रिंसिपल से या फिनोमिना से होती है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ज़्यादातर वाइब्रेशन ट्रांजिशन होती है। हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को ज़्यादातर फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम कंसंट्रेशन ऑफ अ मास को फाइंड आउट करने के लिए, जैसा कि हम डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ को और फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के चंद पॉइंट्स का डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए कि इनमें कौन सा डिफरेंस पाया जाता है। इसी तरह एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये हम दो टेक्निक्स पढ़ते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा के हवाले से। तो इसमें मैंने बताया है कि हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं ज़्यादातर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स को फाइंड आउट करने के लिए बाय एब्जॉर्प्शन, और जबकि एमिशन में हम क्या स्टडी करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट को फाइंड आउट करते हैं बाय एमिशन फिनोमिना से। उसको एब्जॉर्प्शन फिनोमिना से करते हैं, इसको एमिशन फिनोमिना से। ये फिनोमिना कब होता है, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और ये फिनोमिना कब होता है, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है। तो इसके लिए हम सोर्स ऑफ रेडिएशन यूज करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में, जिसमें यूवी, आईआर वगैरह का, विजिबल का हो सकता है। जबकि एटॉमिक एमिशन में लिए हमें कोई भी सोर्स ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड नहीं होता। हमें फ्लेम, उसको हीटिंग, कोई एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है जो कि सैंपल को क्या करता है, हीट अप करता है। हमें कोई रेडिएशन रिक्वायर्ड नहीं होता, रेडिएशन सोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड होते हैं टू हायर एनर्जी लेवल्स के ऊपर मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव टू द लोअर एनर्जी लेवल, यानी कि एक्साइटेड स्टेट से लोअर की तरफ मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और जबकि इसमें क्या होता है कि वो हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करते हैं। इसका जो स्पेक्ट्रा है, अगर आपने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्पेक्ट्रा देखा हो तो आपने वो कलर्ड स्पेक्ट्रम देखा होगा, और जबकि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा में डार्क लाइंस का स्पेक्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, आपने देखी होगी डार्क लाइंस। जैसे मैंने सोडियम का बार बार जिक्र कर रहा हूँ अपने लेक्चर्स में कि सोडियम जो है वो 2 येलो लाइंस देता है, और ये पीपीएससी में और कम्पिटेटिव एग्जाम में इसका इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ चुका है कि सोडियम जो है वो कौन से एलिमेंट जो है वो 2 येलो लाइंस प्रोवाइड करता है। तो वो सोडियम 2 येलो लाइंस प्रोवाइड करता है एमिशन स्पेक्ट्रा में। आप इनका एब्जॉर्प्शन का और एमिशन का स्पेक्ट्रा भी देख सकते हैं, गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन किस तरह का स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करता है। ये डिपेंड करता है ग्राउंड स्टेट एटम्स पर, और ये डिपेंड करता है एक्साइटेड स्टेट एटम्स पर। यानी कि ग्राउंड स्टेट पर एटम्स मौजूद होंगे तो वो एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे, और वो एक्साइटेड स्टेट पर मौजूद होंगे तो वो वापस डी एक्साइट होकर रिलैक्स होंगे, और वो अपनी रेडिएशन एमिट करेंगे और एमिशन का फिनोमिना देंगे। इसमें जो सॉलिड सैंपल है वो कैन नॉट बी एनालाइज, उसको हम एनालाइज नहीं कर सकते, और एमिशन स्पेक्ट्रा में हम एनालाइज कर सकते हैं। इसमें हमें लिक्विड और गैस का फिनोमिना, गैस का सैंपल चल सकता है लेकिन सॉलिड नहीं चलता। बेयर लैम्बर्ट लॉ, इसमें बेयर लैम्बर्ट लॉ का फिनोमिना चलता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन होती है। इसमें हम ज्यादातर एमिशन और कंसंट्रेशन का जो फिनोमिना होता है वो ज्यादा डिस्कस करते हैं, इसलिए इसमें बेयर लैम्बर्ट लॉ का जिक्र नहीं आता। ये नॉन लीनियर होता है, और ये लीनियर रिलेशन होता है, और ये नॉन लीनियर होता है। इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम, एब्जॉर्प्शन की जो इंटेंसिटी होती है ये इफेक्ट नहीं करती बाय द इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम, यानी कि एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी इफेक्ट नहीं करती। किसकी वजह से, इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम की इंटेंसिटी क्या है ये उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करती, जबकि इमिशन इंटेंसिटी इफेक्ट करती है बाय द लार्जर इंटेंस बाय द इंटेंसिटी ऑफ द फ्लेम।
कि टेम्परेचर आपके पास जितना ज़्यादा होगा मिशन इंटेंसिटी का ऊपर भी उसका असर होगा। टेम्परेचर, इसमें जो डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं वो काज करती हैं, काज नहीं करती एनी चेंज ऑन द लार्ज नंबर ऑफ द अनएक्साइटेड एटम्स के ऊपर काज नहीं करती। जबकि टेम्परेचर चेंज करोगे तो आपके पास डिफरेंट चेंजेस आएंगी इन नंबर ऑफ एक्साइटेड एटम्स पर। यहाँ टेम्परेचर की वजह से चेंजिंग आएगी, यहाँ पर टेम्परेचर सॉरी यहाँ चेंजिंग नहीं आएगी। यहाँ पर एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में चेंजिंग आती है ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन। तो आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये डिफरेंस पता होना जरूरी है। आपको क्या होगा, इसकी मदद से आपको इनका बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और भी आ जाएं, रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी है और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को मैंने बेसिक चीजें आपको बता चुका हूँ। अब हमने इनका कंपैरिजन देखना है। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को डिस्कस करते हैं बाय वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स। इसमें हम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करते हैं बाय वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स। ये डिफरेंस है स्कैटरिंग का और एब्जॉर्प्शन का। वाइब्रेशन में जो रमान एक्टिव होते हैं इन ये काज करते हैं पोलराइज एबिलिटी में चेंज को काज करते हैं। जबकि जो आईआर एक्टिव होते हैं ये चेंज इन डाइपोल मोमेंट, वो पोलराइज एबिलिटी, ये डाइपोल मोमेंट। और रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी को डाइपोल मोमेंट के मॉलिक्यूल्स का होना जरूरी नहीं, यानी कि मॉलिक्यूल्स नीड नॉट पोजेस अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। यानी कि रमान के लिए डाइपोल मोमेंट कंडीशन नहीं है, जबकि इंफ्रारेड के लिए डाइपोल मोमेंट एक कंडीशन है कि आपके पास डाइपोल मोमेंट होगा तो इंफ्रारेड एक्टिव है, नहीं तो वो रमान एक्टिव है। हमारी क्लास भी एंड होने वाली है, इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करते हैं इन 10 मिनट्स में। तो आज की हमारी क्लास फिर इतनी ही होगी जितनी अब हम इस सेशन में, इस पार्ट में कर लेंगे। सैंपल प्रिपरेशन इसमें बहुत ज्यादा एलेबोरेट नहीं होती, ये बड़ी इजी स्टेट में हो सकती है, एवरेज स्टेट में हो सकती है। इसमें हमें सैंपल प्रिपरेशन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में एलेबोरेट करनी पड़ती है, गैसीय सैंपल बनाना पड़ता है ज्यादातर। इसमें जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स है उसको हम मेजर कर सकते हैं, जबकि लार्ज मॉलिक्यूल की फ्रिक्वेंसीज को हम आईआर में मेजर नहीं कर सकते। सोल्यूशन टाइप जो होती है वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, इसमें डिल्यूट सोल्यूशन रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें जो कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो कोवलेंट होनी चाहिए, और इसमें क्या होनी चाहिए, आयनिक फैक्टर होना चाहिए। तो ये रमान और आईआर की बेसिक जो डिफरेंसेस हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए कि क्या डिफरेंस पाए जाते हैं रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी में और आईआर में। रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी और एफटीआईआर के बारे में बता चुका हूँ। ये आईआर की एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है। और इसका और रमान का फिर क्या डिफरेंस है, रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन इलास्टिक स्कैटरिंग है। इन इलास्टिक स्कैटरिंग का मैं बता चुका था कि इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन ऑन अ मटेरियल, उसके बाद जो स्कैटरिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटरिंग रेडिएशन है, अगर वो दोनों इक्वल नहीं है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन is not equal to the frequency of scattering radiation, that is called inelastic scattering and that is phenomena Raman scattering। और इसको जो हम स्कैटरिंग को यूज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसको हम कहते हैं रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये होता है, और इसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यानी कि इसमें हम एक इंटरफेरोमीटर यूज करते हैं जो कि रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं पाया जाता। इसके प्रिंसिपल में क्या होता है कि स्कैटर्ड होती है एनर्जी आफ्टर बीइंग एक्साइटेड बाय अ लेजर। और इसमें क्या होती है, हम मेजर करते हैं कि हाउ मच लाइट इज रिमेनिंग फ्रॉम द ओरिजिनल लाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स। इसमें वही आईआर का फिनोमिना है, इंफ्रारेड रेडिएशन का है, एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना है, यहाँ पर स्कैटरिंग का है। सेंसिटिविटी इसमें क्या होती है, ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर बॉन्ड के लिए सेंसिटिव है, और ये क्या होते हैं, एफटीआईआर हेटेरोन्यूक्लियर फंक्शनल ग्रुप वाइब्रेशन और पोलर बॉन्ड्स के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो ये इसकी दो तीन एक पॉइंट्स हैं जो आपको इनके क्लियर होने चाहिए रमान एफटीआईआर में। आईआर और एफटीआईआर में क्या डिफरेंस है, आईआर
जो है एक, और FTIR जो है ये उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है IR की, IR उससे लीस्ट मॉडिफाइड है। IR में हम सिंगल स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, जबकि FTIR में हम इंटरफेरेंस जैसे हम एक नंबर ऑफ स्कैन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, फास्ट है, स्पीड ज्यादा है। वाइब्रेशन इन रमान एक्टिव, अच्छा ये वाला पॉइंट जो है इसको आप स्किप कर दें, ये मेरे ख्याल में ना ये पिछला रह गया, इसको हमें क्या करना है, डिलीट करना है इस रो को। इसमें जो IR में मोनोक्रोमेटोर होता है, IR में मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की जाती है, FTIR में हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं। सैंपल प्रोफेशन जो है वो इसमें टाइम कंज्यूमिंग होती है, हमारा टाइम ज्यादा लगता है। इसमें हम क्या करते हैं, एट्यूनेटेड टोटल रिफ्लेक्शन यूज करते हैं, यानी कि हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको प्रिपेयर करने के लिए। IR स्लो टेक्निक है FTIR से, FTIR फास्ट टेक्निक है IR से। इसमें मैनी मूविंग पार्ट्स इन द रिजल्ट इन द मैकेनिकल स्लिपेज, इसमें ज्यादा मूविंग पार्ट पाए जाते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मिरर्स होते हैं जो मूव करते हैं एक्सपेरिमेंट में, और वो मूविंग मिरर कहलाता है जो मूव करता है। इसमें ज्यादातर पार्ट मूव करते हैं IR में। कंपाउंड में कोवलेंट करैक्टर होता है, इसमें ये आयनिक करैक्टर होता है। मेरे ख्याल में ये भी देख लीजिएगा, ये भी नहीं है, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ इस रो को। ठीक है, ये यहाँ तक आपने इसके पॉइंट्स याद रखने हैं IR और FTIR में। FTIR और IR में मेन जो डिफरेंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इंटरफेरोमीटर का होता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड और इसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, टाइम का फर्क पड़ता है और एफिशिएंसी का। हाइड्रोजन प्रोटॉन NMR है और कार्बन 13 NMR, इनमें क्या डिफरेंस है? इसमें हम क्या करते हैं, टाइप्स एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को हम डिटेक्ट करते हैं, इसमें टाइप्स एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम डिटेक्ट करते हैं। इसमें प्रोटॉन न्यूक्लाई को डिटेक्ट करते हैं, इसमें कार्बन न्यूक्लाई को, कार्बन 13 को, इसमें प्रोटॉन 1 को। केमिकल शिफ्ट की जो रेंज होती है इसमें 0 से 14 ppm की होती है, और इसमें केमिकल शिफ्ट की रेंज होती है वो 0 टू 20 ppm की रेंज होती है। इसमें जो हम स्पेक्ट्रा यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूस वेव मेथड यूज करते हैं फॉर NMR स्पेक्ट्रा के लिए। इसमें हम फोरियर ट्रांसफॉर्म मेथड यूज करते हैं NMR स्पेक्ट्रा के लिए। इसको जब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में तो आपको बताया जाएगा कि NMR स्पेक्ट्रा के लिए डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं, कंटिन्यूस वेव मेथड है, फोरियर ट्रांसफॉर्म मेथड है, तो ये उसका थोड़ा सा डिफरेंस है। एच जो प्रोटॉन है वो स्लो होती है NMR, और जो ये कार्बन की होती है ये जरा फास्ट होती है। इसमें जो सॉल्वेंट पीक होती है ये हमें प्रोटॉन NMR में हासिल नहीं होती, ये नहीं देती, जबकि कार्बन NMR में सॉल्वेंट पीक हासिल होती है। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम एब्जॉर्प्शन और एटॉमिक एमिशन पढ़ चुके थे। अब एटॉमिक एमिशन और फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस भी असल में एक एमिशन की ही एक टाइप है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। वो क्या डिफरेंस है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो हम देखते हैं यहाँ पे। इसमें हम क्या करते हैं, एनालाइज द एटम्स एक्वायर्ड द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ देयर एक्साइटेड स्टेट आइदर थ्रू द कोलिजनल इवेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए है, और इसमें हम क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है कि एमिशन में और फ्लोरेसेंस में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको इसके लिए ना एक डायग्राम से आपके सामने रखता हूँ, अभी नहीं, मैं आपको गूगल से डाउनलोड करके आपको सेंड करूंगा कि एमिशन में और फ्लोरेसेंस में क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो रेंज का डिफरेंस आता है, कि दोनों एक्साइटेड स्टेट पे जाकर एमिट होते हैं, उनमें लाइट एमिट करते हैं। तो फ्लोरेसेंस में और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में फिर फर्क कहाँ पे आता है, वो मैं आपको फिर दिखाऊंगा अभी। फिलहाल आप ये याद रखें कि कोलिजन इवेंट्स होते हैं, और उसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन से बाद में एमिट होते हैं। इसको जो है वो 1859 में रॉबर्ट वेलम, बंसन और गोस्टो रॉबर्ट किरचॉफ ने इसको सबसे पहले स्टार्ट किया था।
और फ्लोरेसेंस को 1964 में विन फॉर्नर और विकर्स ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। यहाँ मैंने स्पेक्ट्रा रखा है। एमिशन के स्पेक्ट्रा में डार्क लाइंस पाई जाती है, जबकि जो फ्लोरेसेंस का स्पेक्ट्रा है इसमें दो तरह की आ, आप देख सकते हैं कर्व्स पाई जा रही हैं। दो तरह के स्पेक्ट्रा है, एक को एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा कहा जाता है, एक एमिशन स्पेक्ट्रा। यानी कि आपके पास पहले एक एक्साइटेशन का स्पेक्ट्रा ड्रॉ होता है, फिर एक एमिशन का स्पेक्ट्रा ड्रॉ होता है, और दोनों को हम कंपैरिजन करके हम क्या करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं सैंपल को। तो ये दो तीन पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए एमिशन और फ्लोरेसेंस के हवाले से। एक मिनट रह गया, यूवी विजिबल और फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या डिफरेंस होता है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, यूवी विजिबल रेंज को यूज करते हैं, और फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप है फ्लोरेसेंस, और इसको हम यूज करते हैं फ्रॉम सैंपल से हमें हासिल होती है, उसकी रेडिएशन कितनी होगी वो हमें मिशन के बाद हासिल होती है, जबकि ये यूवी विजिबल रेंज में होती है। यूवी विजिबल रेंज में जो हम सोर्स यूज करते हैं या मेजर करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन द यूवी विजिबल रेंज, और इसमें हम क्या करते हैं, जो इमिट होती है फ्लोरेसेंस रेंज होती है वो एब्जॉर्बिंग लाइट एट अ हायर एनर्जी देन जो इमिट हो रही है एनर्जी लेवल, वो हम इसको यूज करते हैं। ये कंपैरेटिवली लो होती है, ये कंपैरेटिवली हाई है। और इसकी जो रेफरेंस बीम होती है इसको हम मेजर कर सकते हैं, ये विदाउट रेफरेंस बीम होती है, ये मेजर होती है विद रेफरेंस बीम, यानी इसमें रेफरेंस बीम दी जाती है, इसमें विदाउट रेफरेंस बीम होती है। इसमें जो डिटेक्शन लिमिट है वो हाई होती है और इसमें कंपैरेटिवली लो होती है। तो ये इसका फ्लोरेसेंस और इसका डिफरेंस है। यूवी विजिबल और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या, दोनों एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना शो करते हैं, इसमें भी है।